हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 5 जून और आज की इस वीडियो में हम 5 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और एक और चीज़ बताइए, आप लोग क्या आप लोग घूंघट की आड़ से वाला क्वेश्चन कवर करना चाहेंगे? हालांकि आप लोग तो विद्वान हैं ही, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा जो मुद्दा चल रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है या नहीं जाना है उनके लिए वो क्वेश्चन मैं कल कवर कर लूँगी। ये जूही चावला वाला मुद्दा था जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया था। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, चाइना के द्वारा हिंद महासागर में केन्या के पास कौन सा पहला बंदरगाह यानी कि पोर्ट ये विकसित किया जा रहा है? तो देखिए, इस समय जो चाइना है ना, ये हर चीज़ में नंबर 1 रहना चाहता है, चाहे वह वायरस फैलाने के मामले में नंबर 1 हो, चाहे जनसंख्या बढ़ाने के नंबर 1 में। ये हर चीज़ में अपने आप को फर्स्ट रखना चाहता है। तो दूसरे देशों के साथ कैसे अपने मतलब निकाले जाते हैं, ये कोई चाइना से सीखे। हाल ही में जो चाइना है ये हिंद महासागर में केन्या के पास जो लामू पोर्ट है इसे डेवलप करने जा रहा है। तो सबसे पहले आप इंडियन ओशन में, मतलब कि ये तो आप सभी जानते हैं, ये है इंडिया की लोकेशन, ये है इंडियन ओशन और ये है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में ही ये जो आप लोगों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा दिख रहा है जिसमें 4 कंट्रीज आती हैं, इसके जस्ट नीचे ये जो आप देख रहे हैं केन्या। अब इसे हम थोड़ा जूम करके भी देख लेते हैं। तो ये है केन्या की लोकेशन। केन्या के पास आप लोगों को 2 पोर्ट नज़र आ रहे होंगे, एक तो है लामू पोर्ट, दूसरा है मोम्बासा पोर्ट। पोर्ट यानी कि बंदरगाह जहाँ जहाज आकर के रुकते हैं। तो इसमें से चाइना लामू पोर्ट को डेवलप करने जा रहा है। तो चाइना क्या कर रहा है कि इस लामू पोर्ट को डेवलप करने के लिए पैसा तो दे ही रहा है, साथ ही अपनी कंपनी भी दे रहा है। कंपनी दे रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो कहने का मतलब है कि इस लामू पोर्ट को डेवलप करने का कार्य जो करेगी ये चाइना की ही कंपनी करेगी। इसका नाम क्या है? तो इसे आप C4 के नाम से याद रख सकते हैं। एक्चुअल में इसका नाम है चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका नाम यहाँ लिखा भी हुआ है। इसी कंपनी के द्वारा इस लामू पोर्ट को विकसित किया जाएगा। और इस पोर्ट के विकसित होने के बाद मतलब कि किस तरह से इसे विकसित किया जाएगा, तो इंडियन ओशन में जो जहाज है ये सामान लेकर के आएंगे, जब इस पोर्ट पर रुकेंगे तब क्या होगा, इस पोर्ट से जब सामान आगे जाएगा तो यदि आप देखेंगे आप लोगों को 2 कंट्रीज़ नज़र आ रही होंगी, एक तो है इथियोपिया और ये है साउथ सूडान। ये है केन्या, इसके ऊपर स्थित है इथियोपिया और इधर स्थित है साउथ सूडान। यदि आप देख पा रहे होंगे तो इथियोपिया और साउथ सूडान ये कैसी कंट्री है? लैंड लॉक कंट्रीज है। कहने का मतलब है कि समुद्र का जो पानी है ये इन 2 कंट्रीज तक नहीं पहुंच पाता है। तो बेसिकली इन्हीं देशों में सामान की आवाजाही पहुंचाने के लिए ये एक तरह का प्रोजेक्ट है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लैपसेट कॉरिडोर। अब देखिए, आप लोगों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये तो सुना ही होगा, जो जम्मू कश्मीर के पास चाइना से ये जो ग्वादर है इसे ये जोड़ता है कॉरिडोर। C से चाइना, P से पाकिस्तान, इसी के नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। सेम उसी तरह से ये जो लैपसेट कॉरिडोर है ये किससे जोड़ेगा? तो इसी से आप फुल फॉर्म निकाल सकते हैं। L से लामू, P से पोर्ट, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब लिखा हुआ है SS, तो साउथ सूडान, और ET यानी कि इथियोपिया। अब आप मैप में देखेंगे लामू पोर्ट, फिर है SS यानी कि साउथ सूडान, फिर है ET यानी कि इथियोपिया। तो ये है लैपसेट कॉरिडोर जो कि इन कंट्रीज़ को जोड़ेगा। अब यदि आप इस सिंबल को नोटिस कर पा रहे हो तो देखिए, अभी मैंने बताया कि ये दोनों लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, तो इन तक सामान कैसे पहुंचेगा? आप यहाँ नोटिस करेंगे तो एक है ब्लैक लाइन जो कि रेलवे का साइन है और एक है रेड लाइन जो कि 2 लेन हाईवे का साइन है। तो लामू पोर्ट में ये जो सामान उतरा, फिर रेड लाइन और ब्लैक लाइन आप देखते चलिए, यहाँ से होते हुए ये सामान जाएगा इथियोपिया के पास और इसी रेलवे और 2 लेन हाईवे का इस्तेमाल करते हुए ये सामान साउथ सूडान को पहुँचाया जाएगा। एक और चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हैं जो कि है एयरपोर्ट। तो इस फैसिलिटी में एयरपोर्ट को भी जोड़ा गया है कि किसी भी तरह से हवाई मार्ग की भी सुविधा से ये सामान इन 2 कंट्रीज़ को पहुंचाया जा सके। अब आप देख सकते हैं कि चाइना कितना स्मार्ट है। तो ये है पूरा लैपसेट प्रोजेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि चर्चे में रहा लैपसेट कॉरिडोर ये किस देश से रिलेटेड है, ये है केन्या से रिलेटेड। किस पोर्ट से रिलेटेड है? लामू पोर्ट से। इसमें इन्वेस्ट कौन कर रहा है? तो चाइना कर रहा है। अब देखिए, इसमें चाइना इतना सारा पैसा तो लगा रहा है, इसमें इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, देखिए, चाइना ने पाकिस्तान में पैसा लगाया ये इसलिए क्योंकि वह जानता है कि पाकिस्तान उसके कर्जे को चुका नहीं पाएगा और ये पाकिस्तान के हिस्से में मतलब कि अपना कब्जा कर लेगा। इसी तरह इसने
बांग्लादेश को भी प्रस्ताव दे रखा है। और पोर्ट की बात की ही जा रही है तो आप लोगों को मालूम ही है, जो श्रीलंका है भारत के जस्ट नीचे में, श्रीलंका में जो हम्बनटोटा पोर्ट है इसे भी डेवलप किया गया था चाइना के द्वारा, लेकिन श्रीलंका इसका पैसा चुका नहीं पाया, जिसके कारण ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये चाइना ने 99 साल के लिए यानी कि 99 ईयर के लिए लीज पर ले लिया है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि बांग्लादेश और श्रीलंका का तो समझ में आता है, केन्या में चाइना को यहाँ क्या फ़ायदा हो सकता है पैसा लगाने से, क्योंकि माना जाता है ना कि अफ्रीका की जो मोस्टली कंट्री हैं ये तो गरीब ही होती है। तो देखिए ऐसा भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बिल के अंदर रहने वाली चींटी के भी खाने की व्यवस्था ये ऊपर वाले ने कर रखी है। तो जो अफ्रीका के लोग हैं इनके पास भले ही पैसा ना हो, लेकिन क्या है, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ जो खनिज हैं इसकी पूरी भंडार है जो ये अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती हैं। तो चाइना ये पैसा लगा रहा है इस पोर्ट पर, भले ही इसे बदले में पैसा नहीं मिलेगा, इसे क्या मिल जाएगा, इसे मिलेगा खनिज के भंडार, जिस पर ये अपनी मतलब कि हक जमा सकता है। साथ ही जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है इसमें ये पोर्ट मददगार साबित हो सकता है, ताकि चाइना का जो सामान आएगा इस पोर्ट पर आएगा और इस पोर्ट से आते हुए ये अन्य कंट्रीज़ को सप्लाई किया जा सकेगा। आई होप ये पूरा मैटर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और देखिए हम लोगों ने फॉर्मेट अब कुछ ऐसा रखा है कि स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन होंगे, 2-3 क्वेश्चन ये इंटरनेशनल रिलेशन से होंगे, इसके बाद के 2-3 क्वेश्चन नेशनल न्यूज़ होगी, फिर इसके बाद के जो 2-3 क्वेश्चन होंगे ये होंगे स्टेट से रिलेटेड, और लास्ट में इम्पॉर्टेंट डेज या फिर कोई स्कीम होती है, इसके अलावा कोई अपॉइंटमेंट या डेथ होती है, इसे हम लास्ट में कवर किया करेंगे। तो सीक्वेंस वाइज आपके सारे टॉपिक कवर हो सकेंगे। अब इंटरनेशनल क्वेश्चन में थोड़ा समय लग ही जाता है। अगला क्वेश्चन भी चाइना से ही रिलेटेड है। हाल ही में चाइना ने असली सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार कर लिया है और इसे क्या नाम दिया है? इसे नाम दिया गया है ईस्ट। तो चाइना तो किसी मामले में पीछे रहने को तैयार ही नहीं है। हाल ही में इसके द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सन तैयार किया गया है और इस ईस्ट की फुल फॉर्म बनती है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टर टोकामैक। इसका नाम आप याद रख लेंगे। अब कहने का मतलब है इसने ये जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार किया है ये रियल सन से भी, रियल सन मतलब कि जिससे हमें सूर्य की रोशनी मिलती है डेली, इस सूर्य से भी ज़्यादा एनर्जी ये प्रदान कर सकेगा। और कितनी ज़्यादा? ओरिजिनल सूर्य से 10 गुना अधिक एनर्जी ये देगा चाइना का ये आर्टिफिशियल सन। अभी ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है इस एक्सपेरिमेंट ने इसने अपने पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर की ही न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य ये चाइना ने ही बनाया था और उसका भी अब रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि ये पाया गया कि 10 सेकेंड में ये जो कृत्रिम सूर्य है ये 160 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी कि 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच गया। मतलब आप सोच सकते हैं चाइना वाले क्या क्या कर रहे हैं। इसी क्रम में इसने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। तो ये क्या करेगा, इसे प्रकाश तो देगा ही, क्योंकि सूर्य ये तो 24 घंटे होता नहीं है, प्रकाश भी देगा और इसकी ऊर्जा ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि क्या चाइना को इतनी ज़्यादा एनर्जी की क्या ज़रूरत है, वो भी सूर्य से। तो यदि आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो देखिए जो ग्लोब है ये हमारा इंडिया, कर्क रेखा ये बीचों बीच से होकर के गुजरती है और यहाँ स्थित है चाइना। ये तो बेसिक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी ही होगी कि हमारा जो देश है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो प्रॉपर सूर्य की जो एनर्जी है ये भारत वालों को मिल जाती है। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, तो ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाएंगे ये जो टेम्परेचर है ये कम होते जाता है। कहने का मतलब है कि सूर्य की जो रोशनी है प्रॉपर तरीके से ऊपर रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाती है। तो चाइना में मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो चाइना की जो ठंड है ये भारत वालों को क्यों नहीं लगती, क्योंकि बॉर्डर तो लगती ही है दोनों देशों की। तो हमारा जो हिमालय है ये रोकता है चाइना से आने वाली उन ठंडी हवाओं को, वरना भारत वालों को तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप ये फैक्ट आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि चाइना से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों की शिकायत आ रही है कि मैं ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें फास्ट से, ये कैसे रिलेटेड है चाइना से, तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो कि चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया है। शॉर्ट में इसका नाम है फास्ट, जबकि इसका पूरा नाम है F फॉर 500 मीटर, A फॉर अपर्चर, S फॉर स्फेरिकल, T फॉर टेलीस्कोप। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। यदि हम बात करें जुरोंग की, तो हाल ही में चाइना का जो मंगल मिशन है ये गया था, इसमें इसके रोवर का नाम ये यहाँ के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है, नाम है जुरोंग। हाल ही में WHO के द्वारा चाइना की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, इसका नाम है सिनोफार्म। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में किसने पहली एशिया प्रशांत सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। कहने का मतलब है कि जो देश एशिया प्रशांत रीजन में आते हैं उन देशों में साइबर सिक्योरिटी के मद्देनज़र एक तरह की परिषद का गठन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई। इसकी स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं भारत के सत्या नडेला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा हाल ही में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो सरकारें दो ही समय में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। पहला तो ये कि जब उनकी सरकार बन जाती है उसके पहले साल, और सबसे अंतिम सालों में, क्योंकि दोबारा भी तो चुनाव लड़ने हैं। ऐसे में हाल ही में जो बिहार गवर्नमेंट है इसने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि इसने अपने राज्य में लड़कियों को 33% का आरक्षण दे दिया है। और किस क्षेत्र में दिया है? तो ऐसी लड़कियां जो कि इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हैं, इन लड़कियों के लिए 33% का आरक्षण रिजर्व किया गया है। क्योंकि यदि देखा जाए तो बिहार शिक्षा के मामले में तो वैसे ही पिछड़ा है, तो लड़कियां पढ़ाई के प्रति आगे आएँ और पढ़ाई में भी ये कुछ टेक्निकल फील्ड में जाएँ, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, और मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले सकें। इनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए और इन्हें प्रोत्साहन करने के लिए इन्हें 33% का आरक्षण दिया गया है। यदि हम बात करें बिहार की, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट आप लोगों को मालूम ही है। यहाँ का जो प्रोडक्ट है शाही लीची, जिसे 2018 में जीआई टैग मिला, इसका एक्सपोर्ट किया गया है ब्रिटेन को। करंट के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य, डिजिटल इंडिया अवार्ड बिहार को मिला है। भारत के दो पहले हरित ऊर्जा शहर हैं राजगीर और बोधगया। इसी बोधगया में भारत की सबसे बड़ी बौद्ध की लेटी हुई प्रतिमा ये स्थापित की गई है। अगला है, किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए आज है 5 जून। 5 जून को क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस। तो अभी बीते समय में हमने क्या देखा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की जान चली गई। तो ऑक्सीजन की कमी ना हो आने वाले समय में, ऑक्सीजन के लिए क्या ज़रूरी है? पेड़ ज़रूरी है। अब हर चीज़ तो ऐसा नहीं कि सरकार ही हमें करके देगी, हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। वो कहा जाता है ना कि ये जो प्रकृति है हमें मरते दम तक ऑक्सीजन देती है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज है कि कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ तो लगा ही सकें। पेड़ लगाना बस नहीं है, इसकी केयर भी करना है, इसे बड़े होते तक संभालना है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या कर रही है कि घर घर औषधि योजना की शुरुआत कर रही है, जिसके अंतर्गत ये औषधि के तहत तुलसी का पौधा, गिलोय का, अश्वगंधा का, कालमेघ का और भी बहुत सारे पौधे हैं जो कि वितरित करेगी। तो आज हम भी पौधे लगाएंगे और आप भी प्रयास करिए कि एक एक व्यक्ति एक एक पौधा लगा सके। कल वो फोटो हो सकेगा तो आप लोगों से शेयर भी की जाएगी। तो पर्यावरण के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं जो कि हमें करने भी चाहिए। यहाँ हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इससे रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये पहला राज्य है। हाल ही में इसने महतारी दुलार योजना की शुरुआत की है। किसके लिए? राज्य के उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोरोना महामारी के बीच अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें ये वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगी। किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्ति गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। कहने का मतलब है कि जैसे कि अभी कोरोना का दूसरा वेव आया, इसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित तो था ही। तो ऐसे में जो गांव के लोग हैं, सरकार कह भी रही थी कि हमें इस वायरस को गांव तक नहीं पहुंचने देना है, लेकिन वह पहुंच चुका है। ऐसे में गांव के लोग अवेयर रहें किसी भी तरह से, मतलब कि अपने आप को कंट्रोल करके या केयर करके इस कोरोना को अपने गांव में ना फैलने दें। और यदि ये इसमें कामयाब हो जाते हैं कोरोना को अपने गांव में कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें से जो विजेता गांव होगा, जो भी होगा, इसे 50 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। महाराष्ट्र से रिलेटेड देखिए, ये फैक्ट मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि 1000 बार मैंने रिपीट कर रखे हैं। कुछ करंट के क्वेश्चन है, जैसे कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल ये महाराष्ट्र के परभणी जिले में शुरू की जाएगी। मुंबई में ही भारत की पहली पानी के नीचे यानी कि अंडर सी टनल ये बनने जा रही है, जो कि 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी। महाराष्ट्र में जो पाल घर है, इसका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है चीकू, जिसे जीआई टैग मिला था। इसी चीकू का एक्सपोर्ट किया गया है ब्रिटेन को। अगला है नीति आयोग के द्वारा जारी तीसरे एसडीजी इंडेक्स। एसडीजी कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं सतत विकास लक्ष्य। इस इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसे टॉप किया है केरला ने। तो केरल ये इसके तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। कहने का मतलब है कि ये जो सूचकांक है ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग प्रदान करता है। सबसे अच्छा प्रदर्शन ये तो रहा है केरल का, लेकिन इसमें जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है ये है बिहार।
ये रैंकिंग जारी की है नीति आयोग ने। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर 2015 में लाया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO ये कौन है? तो ये है अमिताभ कांत। केरला की यदि हम बात करें तो ये भी फैक्ट आप लोगों को मालूम है। कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि MSP तय करने वाला पहला राज्य है, डिजिटल एजुकेशन वाला पहला राज्य है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट ये है कोच्चि एयरपोर्ट, भारत का पहला इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया है। 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कौन बनी है? ये बनी है विप्रो। अब देखिए, भारत में टोटल ऐसी 14 कंपनियां हैं जिन्होंने 3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर लिया है। इसमें जो 14th कंपनी है ये बनी है विप्रो। अब आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो मैंने कहा है तीसरी बनी है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, लिखा है कि 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT कंपनी की बात की जा रही है। तो IT कंपनी के मामले में देखा जाए तो विप्रो ये बनी है तीसरी। इससे पहले थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पहली IT कंपनी, इन्फोसिस दूसरी IT कंपनी, और अब जो विप्रो है ये तीसरी ऐसी भारतीय IT कंपनी बन गई है जिसने कि 3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर लिया है। तो यदि हम बात करें विप्रो की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेंगलोर में। इसके MD CEO हैं थेरी डेलापोर्ट। किस भारतीय IT कंपनी ने हाल ही में एम्स्टर्डम में खुद का पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है? ये खोला गया है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा। यदि देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर लगभग 70 यूनिवर्सिटीज़, 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप और जो भी बड़ी तकनीकी कंपनियां हैं जैसे कि अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सभी किससे जुड़ी हैं? TCS स्पेसपोर्ट से। क्योंकि ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है इसे यूरोप में TCS स्पेसपोर्ट के नाम से ही जाना जाएगा। इसी के द्वारा नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीदरलैंड में, आप कह सकते हैं कि यूरोप में TCS के द्वारा ये पहला नवाचार केंद्र खोला गया है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और करेंसी क्या है? तो ये है यूरो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पोल्डर भूमि का संबंध ये किस देश से है? तो ये है नीदरलैंड से ही। ये पोल्डर भूमि क्या होती है? तो देखिए, इस इलाके में जो पानी होता है, समुद्र का पानी, इसे रोकने के लिए कुछ तटबंध बनाए जाते हैं। इन तटबंधों को कहा जाता है डाइक, और जिस भूमि पर ये बनाए जाते हैं इसे ही कहा जाता है पोल्डर भूमि। अगला है, हाल ही में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो कल ही मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कवर कराया था कि भारत के जो डॉक्टर हर्षवर्धन है इन्हीं का स्थान अब ले रहे हैं केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। यही बनने जा रहे हैं WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। अगले 1 साल के लिए इनकी नियुक्ति होगी। WHO से रिलेटेड सारे बेसिक फैक्ट आप लोगों को मालूम है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, देखिए अभी मैंने बताया है कि हाल ही में WHO ने चाइना की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी, इसका नाम है सिनोफार्म। और अब WHO ने चाइना की दूसरी कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी दी है, इसका नाम है सिनोवैक। तो कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, इजराइल के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।